हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये हम ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये कैसे होगा। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद एंगल एंड फ्लक्स, यानी फ्लक्स का एंगल से क्या रिलेशन है। उसके बाद हम देखेंगे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्स ये कब होगा। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, यानी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा। तो आज के टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं फ्लक्स से कि फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डियर स्टूडेंट इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द इलेक्ट्रिक लाइन of forces passing through a unit area। तो ये इसका सिंपल स्टेटमेंट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइन, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक लाइन की हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, तो उसका वीडियोस हमने अपलोड किया, वो आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो किसी ख़ास एरिया में से, यूनिट एरिया में से अगर पास हो तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक यूनिट एरिया है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक यूनिट एरिया है। अच्छा, इसमें से लेट्स सपोज कि हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करें। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, लेट्स सपोज कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये इस तरह पास हो रही है। अब ये इसमें से पास हो रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये ऐसे। जी, तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है एक ख़ास एरिया है, यानी इसको आप यूनिट एरिया आप कंसिडर करते हैं। ये आपके पास यूनिट एरिया है। लेट्स सपोज कि ये आपके पास यूनिट एरिया आपके पास ए है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ई है। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये जो एरिया है इसमें अगर लाइन ऑफ फोर्स पास हो जाए तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम कहेंगे कि यहाँ से फ्लक्स पास हो रही है। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर हम एक और कंडीशन अगर हम डिस्कस करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास यूनिट एरिया है और इसमें हम लाइंस की बात करें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, मसलन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है जिसका इंटेंसिटी जो है वो ई है, तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो इस यूनिट एरिया में से पास नहीं हो रही है। यानी अगर आप देखें कि ये जो आपका यूनिट एरिया है तो इसके अंदर से लाइंस पास नहीं हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फ्लक्स नहीं है या फिर ज़ीरो है। तो आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाते हैं। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जी स्टूडेंट किसके इक्वल हुआ कि आपके पास यूनिट एरिया है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की इंटेंसिटी है। तो हम कहेंगे भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट एरिया। तो यह इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से। इसको हम पढ़ते हैं फाई, ग्रीक लेटर है। तो फाई की वैल्यू जो है वो मैथमेटिकल होती है इंटेंसिटी डॉट यूनिट एरिया। तो चूंकि जो फाई है ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ये होगा इंटेंसिटी और एरिया के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल। अगर हम इसको ओपन करें तो डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है, या स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, तो ई ए कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। यानी कि जो आपका फाई ई है, यानी फ्लक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ई ए कॉस थीटा होगा। अब ये जो कॉस थीटा है, ये थीटा जो है वो, अब ये थीटा क्या है, ये हमने देखना कि थीटा हमारे पास क्या है। अच्छा, अब ये जो थीटा है ये क्या है बेटा, ये है जी एंगल बिटवीन द किसके दरमियान। अब ये पॉइंट आपने गौर से आपने देखना है कि ये एंगल क्या है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपने यहाँ पे ये पॉइंट आपने गौर किया कि ये नॉर्मल ऑफ एरिया है, यानी ये जो आपके पास एरिया है इसके नॉर्मल के साथ। मसलन अगर आपके पास ये एरिया है, तो ये अगर आपके पास एरिया है तो इसका जो नॉर्मल है वो क्या होगा, ये इसका नॉर्मल होगा। तो इस नॉर्मल के साथ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रहे हैं उसको हम कहते हैं थीटा। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारे पास हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म। तो यहाँ से फिर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, इसका यूनिट क्या होनी चाहिए। तो यूनिट के लिए हम ले लेते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए। तो ई हमारे पास इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो आपको मालूम है डियर स्टूडेंट। इंटेंसिटी जो है वो आपको मालूम है, ये न्यूटन पर कूलम, और एरिया का हमें मालूम है स्क्वायर मीटर। तो इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि हमारे पास जो इंटेंसिटी है उसका फार्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये न्यूटन पर कूलम, तो ये ई है, तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलम और एरिया का स्क्वायर मीटर। तो ये आपका यूनिट बन जाता है। और इसको हम कहते हैं इसका जो यूनिट है इसको हम लेते हैं न्यूटन पर कूलम। अच्छा जी, तो ये इसका यूनिट हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट इसका यूनिट हमारे पास आ गया न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा इसका यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। उसके बाद हम आते हैं इसके कंडीशन पे कि हमारे पास एंगल के हिसाब से फ्लक्स में कैसे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फ्लक्स विथ एंगल, यानी जो हमारे पास एंगल थीटा आ रहा था तो उसका फ्लक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो जैसे हमें मालूम है कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो ये हमारे पास था ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहे हैं इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड पे, एरिया पे और थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये तो हमें अंडरस्टूड है कि इंटेंसिटी और एरिया जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। अब थीटा का क्या रोल होगा यहाँ पे। तो थीटा के लिए फिर हम देखेंगे भाई इसका कैसे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ रही है। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक यूनिट एरिया है और उसको हमने एरिया के नॉर्मल को इंटेंसिटी के साथ आपने एंगल पे रखना है। तो लेट सपोज कि ये हमारे पास एक यूनिट एरिया है और इसको हम इसके नॉर्मल को, यानी इसका जो नॉर्मल है वो ये होगा, इसका ये नॉर्मल हो गया। अच्छा जी,
उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ से लेट्स सपोज कि हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो यहाँ से पास हो रही है। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये। अब ये इस एरिया में से पास हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो नॉर्मल है एरिया का, यानी एरिया का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये एंगल बना रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और ये आपका नॉर्मल, तो ये क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, एंगल बना रहे हैं। अब थीटा ये एंगल बना रहे हैं, यानी ये जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो गया और ये नॉर्मल हो गया एरिया का, तो ये एंगल थीटा बना रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो थीटा पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फाई ई की वैल्यू है वो हो जाएगा, अगर आप इसको देखें, ये आपका इंटेंसिटी की डायरेक्शन और ये नॉर्मल, तो ये डियर स्टूडेंट हो जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि थीटा कम या ज़्यादा होने के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब मसलन अगर हमने इसको अगर हम ए ले लें, तो उस सूरत में अगर आप देखें कि ये जो नॉर्मल है, अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाता है एरिया का। अगर हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एरिया का, अगर हम इसको यहाँ पे बनाएं इसको, तो ये आपके पास जो स्टूडेंट आ जाएगा, ये आपका एरिया और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो उस सूरत में अगर हम इसको रिजॉल्व कर दें, ये एंगल थीटा, तो उस सूरत में ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये एरिया का वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट का मतलब है ये एरिया का कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया का कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट है, तो एरिया का कॉस थीटा और ये इंटेंसिटी, तो हम कहेंगे कि जो आपका इंटेंसिटी है और एक एरिया का कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी इसी डायरेक्शन में है और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है आपने एक्स कंपोनेंट और ये एरिया को मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो हमने पहले लिया था ई ए कॉस थीटा, तो ये आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ रही है। उसके बाद फिर हम कंडीशन देखते हैं कि आपका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। तो इसका मतलब ये एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जो फ्लक्स है वो थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, और ये अभी हम देखेंगे कि थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। उससे पहले ये ज़रा मैं पॉइंट क्लियर कर दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि जो थीटा है वो फ्लक्स जो है वो थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहे हैं। मसलन अभी हमने देखा कि ये हमारे पास एक यूनिट एरिया है और इसका नॉर्मल ये है। अभी यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो उस सूरत में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, मसलन ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, अगर हम इसका कलर थोड़ा सा इसको हम दे दें, तो ये इलेक्ट्रिक जो लाइन ऑफ फोर्स है, मसलन ये अभी ये मैक्सिमम लाइन इसमें से पास होगा। जैसे आप देख सकते हैं, इसको आप यूँ समझ लें कि आपका जो अंगूठी है, अब वो जो अंगूठी है यानी कि रिंग है, रिंग को अगर आप इस तरह रखते हैं और इसमें आप फिंगर इन कर देते हैं तो ये इसमें इन होगा। अगर हम रिंग को यूँ रखें और फिंगर को यहाँ से इन करने की कोशिश करें तो ये इन नहीं होगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह है कि अगर आपका जो एरिया है और उसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर इस तरह है, यानी कि एंगल इनके दरमियान अभी क्या है, ज़ीरो है, तो उस सूरत में फ्लक्स जो है मैक्सिमम। अगर हम इसको एरिया को थोड़ा सा चेंज करना शुरू करें, यानी अगर हम जो एरिया का नॉर्मल है उसको हम थोड़ा सा यूँ ले जाए, तो उस सूरत में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो अब इसमें से कम पास होना शुरू हो गया, यानी इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कम पास होगा। तो इसका मतलब है एरिया के हिसाब से जो फ्लक्स है उसमें चेंजेस आ सकते हैं।
इसलिए हम फिर थीटा के हिसाब से देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स जो है वो कैसे हमारे पास आ सकती है। अच्छा जी, मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब ये हो कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई डॉट ए, या हमारे पास ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैक्सिमम उसी वक्त हो सकता है कि हमारे पास जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाए डियर स्टूडेंट, 1 हो जाए। तो फॉर मैक्सिमम फ्लक्स क्या होनी चाहिए, जो कॉस थीटा की वैल्यू जो है 1 होनी चाहिए। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1 उसी वक्त होगा जब हमारे पास थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। अब कॉस 0 1, तो इसका मतलब है ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। दैट्स मीन कि ये जो आपका नॉर्मल है, एरिया का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये ई, इसके दरमियान एंगल क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल है, मसलन ये एरिया का नॉर्मल और फील्ड के दरमियान, यहाँ पे एरिया का नॉर्मल और फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 0 है। तो दैट इज़ वाई यहाँ से मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स पास हो सकती है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स के लिए कंडीशन होगी, थीटा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये आपका मैक्सिमम फ्लक्स के लिए कंडीशन हो गया। इसी तरह हम देखते हैं कि मिनिमम फ्लक्स कब होगा, फॉर मिनिमम फ्लक्स, यानी कम से कम फ्लक्स जो है ना वो कब पास होगा। तो इसके लिए हम फिर वही कंडीशन लेते हैं कि हमारे पास ये एक एरिया है और इसका जो नॉर्मल है वो इस तरह है। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो यहाँ से आ रही है। यानी ये समझ ले कि आपका जो, इसको अगर हम यहाँ पे इस तरह बनाए, मसलन ये आपने यूँ रखा हुआ है, तो इसका नॉर्मल यूँ है। तो उस सूरत में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो फिर कैसे पास होगा इसमें से, वो हम ज़रा मालूम करते हैं कि ये कैसे होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूँ पास कराएं ऐसे, तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अब इस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं हो रहा क्योंकि आपने इसको फ्लैट रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो कि जो एंगल है ई और ए के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हमारे पास आ गया कंडीशन कि मिनिमम फ्लक्स के लिए या ज़ीरो फ्लक्स के लिए जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे मिनिमम कंडीशन क्या है जी, कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो उस सूरत में आपका जो फ्लक्स है मिनिमम या 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा जो है ई ए 0। अब यहाँ पे हमने ये देखना कि कॉस थीटा जो है ना वो 0 कब होगा। तो ये कॉस थीटा 0 सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब थीटा की वैल्यू 90 हो, क्योंकि कॉस 90 0 होते तो इसका मतलब है थीटा हमारे पास 0 होनी चाहिए, ये आपके पास सॉरी थीटा आपके पास 90 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम फ्लक्स है उसके लिए, मिनिमम फ्लक्स के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो डियर स्टूडेंट क्या होनी चाहिए, मिनिमम फ्लक्स के लिए फॉर मिनिमम फ्लक्स थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। तो मिनिमम फ्लक्स के लिए थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं अभी कि थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर आपका जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो ये मिनिमम के लिए हो गया। तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद फिर क्लोज सरफेस के लिए आपने थीटा की वैल्यू कैसे मालूम करनी है, फॉर क्लोज सरफेस। अच्छा जी, तो क्लोज सरफेस के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो हम देखते हैं कि अगर आपके पास सरफेस क्लोज हो, यानी यूँ समझ लें कि आपके पास एक सरफेस इस तरह है और यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगे। तो उस सूरत में इसका जो फ्लक्स है यानी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा ये हम डिस्कस करते हैं। तो क्लोज सरफेस के लिए लेट्स सपोज कि हमारे पास क्लोज सरफेस जिस तरह अभी हमने देखा कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक क्लोज सरफेस है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्योंकि फील्ड लाइंस का होना ज़रूरी है,
तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो उस सूरत में फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह बाहर इस क्लोज सरफेस से निकलेगा। तो हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने की क्या होगा। अब ये आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी ई है, और ये जो येलो है कलर का ये आपका क्लोज सरफेस है। अच्छा, अब इसके लिए फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मालूम करें। जिस तरह अभी हमने देखा कि जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो रहा है कब, जब आपका थीटा जो है वो ज़ीरो हो रहा है। तो यहाँ भी क्योंकि मसलन फुटबॉल है, अब फुटबॉल में बहुत सारे पैचेस हैं, तो इसको हम कंसिडर करते हैं एज आ फुटबॉल के तौर पर। इसको हम कंसिडर करते हैं ये आपका फुटबॉल है। अब फुटबॉल में इस तरह के पैचेस बने होते हैं, तो ये इस तरह के बहुत सारे फुटबॉल में पैचेस बने होते हैं। तो हम इस स्फेयर को या क्लोज सरफेस को एज ए पेचेस के तौर पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, पेचेस में डिवाइड करने से क्या फ़ायदा होगा। मसलन ये आपके पास चलो हम इधर एक अलग से बना लेते हैं पेचेस। ये आपके पास एक सरफेस है, एक छोटा सा एरिया लिया। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, अब ये यहाँ से कैसे पास होगा, इस एरिया में से, लेट्स सपोज कि ये इस एरिया में से इस तरह पास हो जाएगा। अब तो इस केस में जो आपका एरिया है, यानी इसको हम A1 लेते हैं, एरिया यानी एरिया का जो नॉर्मल, बेसिकली एरिया का जो नॉर्मल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों का डायरेक्शन डियर स्टूडेंट क्या है, सेम है। सेम है का मतलब है थीटा जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। इस तरह हम इन सारे जो स्फेयर है, लेट्स सपोज फुटबॉल है, इसको हम पेचेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्लोज सरफेस के लिए हम इसको छोटे छोटे पेचेस में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब एरिया A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, इस तरह इसका A4 है, इसका A5 है, सो ऑन। तो इसका मतलब है हर छोटे एरिया के लिए हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और एरिया का जो नॉर्मल है वो क्या हो रहा है जो स्टूडेंट, मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि थीटा ज़ीरो पे आ रहा है। तो इसका मतलब है हम हर छोटे पैचेस के लिए फ्लक्स को हम अलग से फाइंड करेंगे, हर एक का अलग अलग हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, यानी कि 1 का फ्लक्स, 2 का फ्लक्स, 3 का फ्लक्स, फिर इन सारे फ्लक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, इस तरह करते करते अगर हमने इसको n नंबर ऑफ एरिया में डिवाइड किया तो फ्लक्स n हो जाएगा। अब हम इन सब को फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स 1 क्या होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि इंटेंसिटी तो सबका सेम है, तो ये हो जाएगा E A1, फ्लक्स 2 हो जाएगा E A2, इसी तरह हमारे पास फ्लक्स n जो है वो EAn हो जाएगा। अब इन सारे फ्लक्स को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब इसको फिर समेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ, क्या सम हो रहा है हमारे पास, E डॉट AI, E डॉट AI हमारे पास यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब AI का क्या मतलब है कि हमारा जो एरिया है I जो है वो 1 से कहाँ तक जाएगा, N तक। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि आज के टॉपिक में यहाँ तक हमारे पास जो है चीज़ें कवर हो सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगले वीडियोस में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आ जाते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जो नए वीडियोस आएंगे उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल सके।